तो एक बार आपका फिर हाजिर हैं हमारे कॉन्सेप्ट क्लास के फिजिक्स के नए लेक्चर में। तो मैं जैसा कि ऑलरेडी मैं बोला था कि हम लोग डेमो क्लास अभी अपलोड कर रहे हैं और आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। और हम लोग ऑलरेडी पर डे हम लोग प्रॉब्लम और उसका सल्यूशन हम लोग सेंड कर रहे हैं जो ग्रुप फॉर्म हुआ है, ठीक है। तभी तक आप उस हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और रजिस्ट्रेशन आपने अभी तक नहीं कराया तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। और तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। तो अब तक मैंने बात किया था कि आवेश क्या होते हैं, आवेश के गुणवत्ता क्या होते हैं। तो अभी तक हम लोग केवल टेंथ क्लास के कोर्स को हम लोग रिवाइज कर रहे थे, ठीक है। और आगे मैंने कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया था, कूलम्ब्स लॉ के कई प्रॉपर्टीज़ में बताया था, ठीक है। और मैं बोला था कि कूलम्ब्स लॉ के जो कई सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का मैं ट्रिक्स बताऊंगा, कैसे उसके न्यूमेरिकल को अप्रोच करते हैं। तो आज हम लोग उस पर बात करेंगे कि कूलम्ब्स लॉ के जो नियम है उन पे हम लोग कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में यदि हम लोग बात करें तो मैंने कूलम्ब्स लॉ को न्यूटन्स लॉ से कंपेरिजन किया था, ठीक है। तो मैं बोला था कि जैसे कूलम्ब्स लॉ में भी हम लोग दो चार्ज लेते हैं और न्यूटन्स लॉ में हमारा दो मास होता है, ठीक है। वहाँ पे भी यदि डिस्टेंस हमारा दो चार्जों के बीच का डिस्टेंस यदि हमारा आर है और यहाँ पे यदि दो मास के बीच का डिस्टेंस हमारा आर है, तो यहाँ पे भी जो उनके बीच में लगने वाला बल होता है, यहाँ पे जो लगने वाला न्यूटॉनिक बल होता है, ठीक है, वो न्यूटॉनिक बल का जो परिणाम होता है उनके बीच के डिस्टेंस के होल स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी वही चीज़ था कि जब दो चार्ज हैं, ठीक है, तो उनके बीच के लगने वाला जो कूलम्बिक बल है, ठीक है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मान लीजिए आर है, तो जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के होल स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, ये हमारा कूलम्ब्स लॉ भी बोलता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या था कि यदि दो मास है उनके बीच में यदि न्यूटॉनिक बल लग रहा है तो न्यूटॉनिक बल जो था उन मासों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होने का मतलब मैं बताया था कि यदि दोनों मान बढ़ेगा तो फोर्स का भी मान बढ़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार मैं बताया था कि यदि दो आवेश है और दो आवेशों के बीच में जो कूलम्बिक बल लग रहा है, यदि कूलम्बिक बल का मान बढ़ेगा तो इसका तात्पर्य ये है कि दोनों चार्ज जो हैं, दोनों चार्ज के गुणनफल का भी मान बढ़ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हम लोगों ने कंपेरिजन किया था, वहाँ पे जो कांस्टेंट कूलम्बिक में कांस्टेंट के आ रहा था उसका मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, और यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट आ रहा था उसका मान था हमारा जी, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे मतलब यदि न्यूटॉनिक की बात करें, यहाँ पे जो जी है, जी के मान जो है वो हमारा ग्रेविटेशनल जी के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो के का मान है, के जो नियतांक है कूलम्बिक फोर्स में, ओ के है जो हमारा मीडियम पे डिपेंड करता है। इसलिए हमारा जो फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट जो है हमारा मीडियम का प्रॉपर्टी है, माध्यम का प्रॉपर्टी है। मतलब कि यदि चार्जों को यदि हम लोग हवा में रखें और चार्जों को यदि हम लोग वाटर में रखें, चार्जों को यदि हम लोग ऑयल में रखें, तो उसके बीच में जो लगने वाला बल है उस पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ तक हम लोगों ने बात किया था। इस फिगर को समझने के लिए हमको सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी समझना पड़ेगा, ठीक है, कि वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। वेक्टर को समझने के लिए हम लोग पहले वेक्टर समझते हैं क्या होता है। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हमारा दो टाइप की राशि होती है, सदिश राशि और अदिश राशि, ठीक है। तो वेक्टर राशि क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई आर कोई हमारा क्वांटिटी है, आर हमारा कोई मैग्नीट्यूड है। तो यदि आर मैग्नीट्यूड का यदि हमारे पास कोई एरो नहीं लगा, इस पर कोई एरो का साइन नहीं लगा, तो हमारा क्या मतलब सदिश राशि है, मतलब कि उसका केवल परिणाम है बट उसके पास कोई दिशा नहीं है, ठीक है। और इसी आर के ऊपर यदि हम लोग दिशा लगा दे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका एक स्पेसिफिक दिशा हो जाएगा। तो स्पेसिफिक दिशा होने के बाद हमारा क्या हो गया, एक हमारा वेक्टर राशि हो गया, मतलब कि सदिश राशि हो गया, ठीक है। सपोज करिए कि हमारे पास ऐसे 2-3 वेक्टर दिए हो गए हों, ठीक है, ऐसे हमारा 2-3 सदिश राशि दिए गए हों, ठीक है। इसका मान लीजिए R1 है, इसका हमारा R2 है, इसका मान लीजिए हमारा R3 है, ठीक है। तो R1 हमारा क्या, R1 हमारा इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, मतलब कि इसका लेंथ कितना, ये हमारा क्या बता रहा है, R1 बता रहा है, ठीक है। इस पे एरो का साइन क्या बता रहा है हमारा, कि मतलब ये हमारा सदिश राशि है। एरो का साइन मतलब हमारा क्या बता रहा है, हमारा सदिश राशि है।
इसी प्रकार R2 की बात करें तो R2 हमारा क्या कर रहा है, R2 हमारा इसका लेंथ बता रहा है, इसका लेंथ कितना है, और इस पे एरो का साइन मतलब तीर का साइन का मतलब क्या बता रहा है कि ये हमारा सदिश राशि है। ठीक है, उसी प्रकार हमारा R3 वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ से हमारा उसका मैग्नीट्यूड पता चलता है, और जिधर एरो का साइन होता है उधर हमारा दिशा पता चलता है कि उसका दिशा किधर है। ठीक है, ये हमारे हो गए वेक्टर राशि के बारे में कि मतलब सदिश राशि क्या होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि यदि हमारा R3 का और R2 का और R1 को कंपेयर किया जाए, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसका लेंथ हमारा बड़ा होगा, जिसका लेंथ बड़ा होगा उसका हमारा परिणाम बड़ा होगा। मतलब कि ए लेंथ सबसे बड़ा है तो इसका जो परिणाम है हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो R2 ए जो ए वाला क्वांटिटी बिना एरो का जो क्वांटिटी R1 R2 R3 ये हमारा क्या बता रहा है, परिणाम बता रहा है कि वेक्टर राशि का परिणाम कितना है। ठीक है, तो ये हमारा होता है वेक्टर राशि। अब मान लीजिए कि हमारा इसको प्रोसीड करने से पहले थोड़ा मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास कोई ओरिजिन है, ठीक है, सपोज करो हमारे O है, ठीक है, और एक वेक्टर हमारा इधर से जा रहा है, सपोज करो R1 है, ठीक है, ओके, और सपोज करो हमारा कोई इसी को ऐड करके हमारा एक वेक्टर इधर जा रहा है, सपोज करो R2 है। ठीक है, ये सपोज करो R1 है, वेक्टर राशि सदिश राशि इस पर होगा, ये R2 है, इस पर कोई ये अधिक सदिश राशि इस पर भी क्या होगा, हमारा एरो का साइन होगा। ठीक है, तो यदि हम लोग R1 और R2 को मैच कराते हैं, R1 और R2 को मैच कराते हैं, तो जो इसका ए वाली जो वेक्टर होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, R12 बोलेंगे, और इसका जो दिशा होगा उसको हम लोग R12 से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, इसका जो दिशा होगा R12 से हम लोग डिनोट करेंगे। मतलब कि R12 दिशा R12 को बोलने का मतलब क्या हुआ कि R वेक्टर पॉइंट मतलब 1 से जो दूसरे की ओर जा रहा है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक पोजीशन वेक्टर है जो 1 से दूसरे की तरफ जा रहा है। मतलब इसका जो एरो वाला साइन है वो 2 की तरफ है, और कहाँ से शुरू हो रहा है, इसका टेल जो कहाँ पे वो हमारा 1 पे है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ, इसको याद रखिएगा। मतलब कि यदि R12 हमारा जो है R1 वेक्टर से 2 की ओर जा रहा है तो इसको हम लोग R12 वेक्टर से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो टेल है हमारा 1 पे है, और इसका जो हेड है मतलब कि जो एरो वाला साइन है वो हमारा 2 पे है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं इस डायग्राम में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल रहा है कि सपोज करो हमारे पास तीन क्वांटिटी हैं, 3 हमारे पास चार्ज है, 3 आवेश हैं। कौन कौन से, Q2 Q1 और Q3। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Q1। ठीक है, हमारे पास क्या है, Q2 आवेश है, Q1 आवेश है और Q3 आवेश है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है कि Q2 के द्वारा इस पे कितना फोर्स लग रहा है और Q3 के द्वारा इस पे कितना फोर्स लग रहा है, और इन दोनों फोर्सों का हम लोग को रिजल्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फोर्स जो इन दोनों चार्ज को हटा दिया जाए तो इस पर टोटल इस पर एक्सर्ट हो। ठीक है, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए रिजल्टेंट का मतलब इससे समझ सकते हैं हम लोग कि मान लीजिए हम लोग को कोई बॉडी है, कोई बहुत बड़ा हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग को ऊपर उठाना है, लिफ्ट करना है। क्या करना है, हमको लिफ्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग अकेले नहीं उठ पाते तो हम लोग क्या करते हैं, 4-5 लोगों का ग्रुप उसको चारों साइड से पकड़ के उसको क्या करता है, लिफ्ट करता है। क्या करता है, उसको लिफ्ट करता है। तो चारों साइड से जब 4-5 लोगों का ग्रुप उसको लिफ्ट करता है तो उसका रिजल्टेंट जो होता है क्या होता है, ऊपर के साइड में होता है। क्या होता है, उसका रिजल्टेंट ऊपर के साइड में होता है। इसके वजह से क्या होता है, बॉडी हमारा ऊपर लिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो चूंकि उसका जो रिजल्टेंट जो था वो क्या था, हमारा ऊपर की तरफ था, इसलिए वो बॉडी क्या हुआ, हमारा ऊपर की तरफ लिफ्ट हो गया। ठीक है, गाड़ी है, गाड़ी को सब कोई क्या करते हैं, पीछे से आगे की तरफ धक्का चलाते हैं। कभी कभी जब गाड़ी नहीं चल रही होती तो हम लोग क्या करते हैं, 4-5 लोगों का समूह क्या करता है, उसको हम लोग पीछे से आगे की तरफ धक्का लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमको रिजल्टेंट चाहिए होता है आगे की तरफ। क्या हमको चाहिए होता है, रिजल्टेंट आगे की तरफ। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई पीछे धक्का दे रहा है, कोई साइड में दे रहा है, कोई ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमको रिजल्टेंट हमको केवल एक तरफ चाहिए होगा। यदि हमारे पास रिजल्टेंट आगे की तरफ चाहिए होगा तो सबका फोर्स क्या होना चाहिए, आगे की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो छोटा छोटा फोर्स हो के मतलब 4-5 लोगों का समूह है तो 5 लोग से छोटा छोटा समूह मिलके एक हमारा बहुत बड़ा रिजल्टेंट हमारा आगे की तरफ बल, एक बल रिजल्टेंट बल आगे की तरफ काम करता है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं,
गाड़ी को धक्का दे पाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमारा क्या है, यहाँ पे 3 आवेश है, Q2, Q1 और Q3। तो हमको Q1 को धक्का देना है, हमको क्या करना है, Q1 की ओर Q1 को हम लोग को धक्का देना है। ठीक है, तो हम लोग फाइंड करेंगे कि Q3 का इस पर रिजल्टेंट कितना है और Q2 का रिजल्टेंट कितना है। ठीक है, तो यदि इन दोनों का रिजल्टेंट बल हमको पता चलेगा Q1 पे भी, तभी हमको पता चल पाएगा कि Q1 हमारा किस दिशा में मूव करेगा। ठीक है, किस दिशा में हमारा मूव करेगा, मतलब कि इसका इन दोनों के वजह से इसका प्रभाव किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है कि इस दिशा में जा रहा है कि इस दिशा में जा रहा है कि ऐसे जा रहा है कि Q1 ही इतना स्ट्रांग है कि दोनों को ढकेल दे रहा है। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि यदि इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग Q1 पे फाइंड कर लें तो हम लोग को ये चीज़ पता चल जाएगी। ठीक है, तो उसके वजह से उसके लिए हम लोग क्या किया, सपोज करो हमारा ये ओरिजिन है, जैसा मैंने बताया था कि एक कोऑर्डिनेट्स होता है। ठीक है, वेक्टर के लिए हमारा क्या होना चाहिए, एक ओरिजिन होता है। तो सपोज करो हमारा एक ओरिजिन है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस हमारा R3 है। ठीक है, जो तीसरा वाला चार्ज है, ओरिजिन से इसका टोटल डिस्टेंस कितना हमारा R3 है। ठीक है, उसी प्रकार मान लो सेकेंड चार्ज है, Q2 चार्ज है, इसका ओरिजिन से हमारा जो दूरी है हमारा R2 है। ठीक है, और जो हमारा Q1 चार्ज है ये हमारा क्या है, R1 है। ठीक है, Q1 हमारा क्या है, R1 है। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, जब मैं बोला था कि R2 और R1 को हम लोग जब मिलाते थे हमारा क्या होता है, R12 होता है। ठीक है, इसका मतलब कहने का क्या मतलब, R12 का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सदिश राशि, ठीक है, जो जिसका जो हमारा टेल है, मतलब जो पीछे वाला भाग है वो हमारा सेकंड की तरफ है और आगे वाला भाग हमारा क्या है, 1 की तरफ है। ठीक है, इसका पीछे वाला भाग क्या हमारा 2 की तरफ है और आगे वाला भाग क्या हमारा 1 की तरफ है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे सॉरी ये हमारा R13 होगा और ये भी हमारा R13 होगा। ठीक है, तो R13 का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा राशि, एक ऐसा वेक्टर राशि, एक ऐसा सदिश राशि जो हमारा, जिसका हमारा टेल जो है हमारा 3 की तरफ है और उसका हेड जो है हमारा वो हमारा 1 की तरफ है। ठीक है, मतलब जिसका तीर वाला साइन हमारा 1 की तरफ है और पीछे वाला साइन हमारा 3 की तरफ है, ये हमारा R13 का मतलब है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोग एक के दिमाग में होगा कि ये दो चीज़ क्यों हो रहा है, ये हमारा क्या चीज़ है और इसको हम लोग इस पे एरो साइन क्यों नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ बता दूँ हम लोग, ये जो होता है हमारा इकाई वेक्टर होगा, हम लोग मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि इकाई वेक्टर क्या होता है। ठीक है, जिसका दिशा हमारे पास होता है लेकिन इसका परिणाम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इसका हमारा दिशा हमारा क्या होता है, हमारा 113 की तरफ होता है इसका दिशा, लेकिन इसका परिणाम कितना होता है, हमारा 1 होता है। तो अब बताइए, एक बात बताओ कि R13 को यदि हम लोग R13 से मल्टीप्लाई करें तो इसका परिणाम कितना हो जाएगा, परिणाम R13 हो जाएगा, क्योंकि इसका परिणाम हमारा 1 है और ये हमारा क्या, हमारा इसका परिणाम हमारा कितना है, R13, मतलब कुछ परिणाम है जिसका मान हम लोग सपोज करो R13 बता रहे हैं, तो इस दोनों का परिणाम कितना हो जाएगा, R13 हो जाएगा। अब हम लोग दिशा से इसको मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का दिशा कितना हो जाएगा, हमारा R13 के साइन हमारा इसका दिशा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको इन दोनों से लिख रहे हैं, मतलब ये हमारा मैग्नीट्यूड बता रहा है, वो हमारा दिशा बता रहा है। उसी प्रकार ये हमारा मैग्नीट्यूड ये हमारा दिशा बता रहा है और ये हमारा क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। ठीक है, तो यदि इन दोनों को हम लोग रिप्लेस करके हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R13 ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग R12 ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक है। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिखो या तो इसको ऐसे लिखो, तो यहाँ पे दिशा बता रहा है और हमारा परिणाम बता रहा है। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे R3 है और यहाँ पे क्या हमारा R13 है, तो मान लीजिए Q3 के वजह से Q1 पे हमारा F13 लग रहा है फोर्स। ठीक है, Q3 की वजह से Q1 पे जो लगने वाला बल है हमारा F13 है। ठीक है, और हमेशा मैं बोला हूँ कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, धनात्मक आवेश होते हैं, उसका हमेशा बल क्या होता है, हमेशा अपोजिट दिशा में, मतलब उसके विपरीत दिशा में होता है। मतलब यहाँ पे चार्ज है तो उसके उल्टा भागेगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज यहाँ पे रहता है, सपोज कर Q3 चार्ज रहता है तो जो बल का दिशा होता है इसके चार्ज की तरफ ही रहता है। ठीक है, लेकिन चूंकि धनात्मक आवेश है तो जो इस पे लगने वाला बल होगा वो चार्ज से दूर की तरफ लगेगा, मतलब ये अपने से दूर इसको ढकेलना चाहेगा। ठीक है, उसी प्रकार Q2 भी पॉजिटिव है और Q1 भी पॉजिटिव है, तो Q2 के द्वारा Q1 पे बल कितना लगेगा, हमारा F12 लगेगा और इसका दिशा क्या होगा, चार्ज से दूर की तरफ। ठीक है,
तो ये पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है कि Q3 यदि कोई दो भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज पे उसको अपने से दूरी ढकेलेगा, क्या करेगा, अपने से दूर भगाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो इसके वजह से इस पर क्या हो रहा है कि ए से अपने से दूर ढकेला है। F13 जो है इसका भी उल्टा की दिशा में, ठीक है। उसी प्रकार 2 और 1 पे जब अटैक करेगा, 2 और 1 पे अटैक करेगा तो F12 जो होगा वो क्या होगा, हमेशा दूर की तरफ ढकेलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा F13 हो गया Q3 की वजह से Q1 पे, F21 हो गया हमारा Q2 की वजह से Q1 पे, ठीक है। तो यदि कूलम्ब्स लॉ को हम लोग मेमोराइज करें तो कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला क्या बोलता है हमारा, F12 इक्वल टू दोनों चार्जों का प्रोडक्ट, मतलब Q1 Q2 अपान उनके बीच के डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो बीच का डिस्टेंस कितना हमारा R12, मतलब परिणाम की बात कर रहा हूँ, होल स्क्वायर। और सपोज करो यहाँ पर हमारा 1/4πε0 है, मान लेते हैं अभी हमारा एयर में, हम लोग मीडियम मानते हैं हमारा एयर में ही है, ठीक है। तो ये जो बल हो गया हमारा, ये हमारा केवल परिणाम है, ये हमारा क्या है, केवल परिणाम की बात होगी कि कितना उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 के द्वारा 2 पे लगने वाला बल का परिणाम कितना है, ठीक है। अभी हमारा दिशा नहीं पता है क्योंकि ये भी हमारा अभी अदिश राशि, ये दोनों भी हमारा अदिश राशि है। तो दिशा के लिए क्या करेंगे, ये हम लोग यूनिट वेक्टर लगा देंगे। दिशा के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग यूनिट वेक्टर लगा देंगे। इकाई वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि इकाई वेक्टर हमारा ए इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो टोटल हमारा इसका मान कितना हो गया, ये टोटल मान हो गया। और चूंकि इसका मान हमारा 1 है तो इसका मान में कोई फर्क नहीं आएगा, बट ये हमारा दिशा बता रहा है तो इसका दिशा भी हमारा क्या हो जाएगा, R12 की तरफ हो जाएगा, मतलब कि दिशा हमारा इसी के साइड में हो गया, ठीक है। R12 मतलब यही दिशा है, मतलब तीर जो हमारा इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया F12 की बात, ठीक है। F13 की बात किया जाए तो F13 भी वैसे निकालेंगे, 1/4πε0 हमारा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वो हमारा सेम ही रहेगा। और 1 और 3 के बीच में निकालना है तो दोनों चार्जों का प्रोडक्ट अपान मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, उनके बीच के दूरी का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा R13 यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो F12 हो गया और F13 हो गया, ठीक है। तो इसके द्वारा बल निकल गया इधर की तरफ, इसके द्वारा बल निकल गया हमारा इधर की तरफ, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा इरेज करते हैं और इस सेक्शन पे वो करते फोकस करते हैं, क्योंकि इससे हमारा अब बाकी चीज़ों से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है यहाँ से, ठीक है। तो जैसा भी कि मैं बोला कि इस पे हम लोग फोकस करेंगे, तो ये हमारा डायग्राम है और ये हमारा ऑलरेडी हुआ था कि F12 हम लोग फाइंड कर लिए थे और F13 फाइंड कर लिए थे, और Q1 चार्ज पे हम लोग इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का रिजल्टेंट आप लोग सोच रहे होंगे कि सिंपली F फाइंड करने के लिए हम लोग बुक में जो फार्मूला दिया है F1 पे हम लोग फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली F13 प्लस F12 कर लेते हैं, ठीक है। चाहे इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं F12 चाहे F13 बोल देते हैं, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट एज सिंपल एज इट इज़ लुकिंग हियर, मतलब कि ये इतना सिंपल नहीं है जैसा ऐसा लुक रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को कभी भी हम लोग ऐसे सम अप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग कभी भी ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वेक्टर में हमारा दिशा टर्म आ जाता है, ठीक है। वेक्टर पे हमारा दिशा टर्म आ जाता है, ठीक है। तो जब तक कि दोनों क्वांटिटी का सेम दिशा ना हो तब तक हम लोग इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास कि 2 यूनिट इधर है और 2 यूनिट इधर है, मतलब इसका दिशा ऐसे है और इसका दिशा हमारा ऐसे है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका दिशा इधर है और इसका दिशा इधर है, ठीक है। तो इसको हम लोग रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे थ्योरी है, लाइक एक पैरेललोग्राम थ्योरी को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पैरेललोग्राम थ्योरी एक होता है जिससे हम लोग वेक्टर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम थ्योरी क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास 2 वेक्टर हैं, ठीक है, सपोज करो ए हमारा वेक्टर है और हमारा ए कोई वेक्टर है, 2 है 3 है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम थ्योरी क्या कहता है कि हम लोग इसके पैरेलल एक ऐसा हम लोग सेम क्वांटिटी इसके पैरेलल हम लोग डिजाइन करते हैं, मतलब कि ये 2 है, इसका हमारा क्या है, हमारा इसके टेल पे हमारा ये 2 क्वांटिटी है, तो इसी 2 को हम लोग पैरेलल एक बनाते हैं हम लोग इसके हेड पे, आया समझ में। ये जो 2 है हमारा टेल पे है, उसी टेल को हम लोग इस पे बनाते हैं, हम लोग हेड पे बनाते हैं,
ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का और सेम इसकी के पैरेलल में, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा समझ, इसके दिशा में भी ना कोई परिवर्तन हुआ और इसके मैग्नीट्यूड में भी नहीं परिवर्तन हुआ। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक इसी के पैरेलल हम लोग इसको डिजाइन कर, इसको हम लोग वो करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो सेम मैग्नीट्यूड का सेम दिशा में हम लोग एक और क्वांटिटी, एक और हम लोग वेक्टर डिजाइन करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड हमारा 3 है और दिशा इसके हमारा सेम ही है। तो अभी इस पर भी कोई फर्क नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इसके जो विकर्ण बनेगा, इस पैरेललोग्राम का जो विकर्ण बनेगा, उसी विकर्ण को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाता है, रिजल्टेंट निकल जाता है। ठीक है, तो यदि आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे या लास्ट चैप्टर पे आपने अच्छे से हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा, सदिश राशि, इन दोनों, तो इस पैरेललोग्राम में विकर्ण फाइंड करने का हमारा एक फार्मूला होता है। ठीक है, विकर्ण निकालने का हमारा कोई फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास 2 राशि है, ए और बी। ठीक है, 2 राशि है हमारा ए और बी, ए है और हमारा बी है। ठीक है, तो सपोज करो हमारे इसके बीच में थीटा एंगल है। ठीक है, तो इसका जो विकर्ण निकालेंगे हम लोग, जो विकर्ण निकलेगा इसको यदि हम लोग पैरेलल एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो इसका जो विकर्ण निकलता है उसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा का अंडर रूट। ठीक है, वो इसका हमारा विकर्ण का फार्मूला होता है। ठीक है, विकर्ण का इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा, जो थीटा जो होता है ए और बी के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है। जब तो हमारा जो विकर्ण होता है वही हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। जो विकर्ण होता है हमारा वही क्या होता है, हमारा रिजल्टेंट होता है। मतलब इन दोनों फोर्स का, इन दोनों वेक्टर का, इन दोनों सदिश राशि का जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हमारा विकर्ण ही होता है 2 वेक्टरों के बीच में। ठीक है, तो इसी फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास यहाँ पे क्या था, F12 था और F13 था। हमारे पास क्या था, हमारा F12 था और F13 था। तो इन दोनों के बीच हमको यदि रिजल्टेंट निकालना है तो सपोज करो हमारा एंगल थीटा है। ठीक है, सपोज करो हमारा एंगल थीटा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, F1 का रिजल्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड। तो F1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, F12 का होल स्क्वायर प्लस F13 का होल स्क्वायर प्लस F13 इंटू F13 कॉस थीटा। ठीक है, F12 प्लस इंटू F13 कॉस थीटा। आए समझ में? तो इस प्रकार हम लोग इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग निकालते हैं। जो इनके बीच में लगने वाला बल है उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग इस प्रकार निकालते हैं। तो कभी भी वेक्टर राशि को सिंपली हम लोग ऐड नहीं कर सकते, हम लोगों को ये ट्रिक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक और तरीका होता है इनके बीच का, 2 सदिश राशियों के बीच का हम लोग को रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, उसको मैं तो जो नेक्स्ट तरीका होता है हमारा, सिंपली क्या करते हैं हम लोग, फोर्स को डिकम्पोज करते हैं। तो उसका 2 कंपोनेंट में, मतलब कास्ट कंपोनेंट में और साइन कंपोनेंट में हम लोग उसको डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोज का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमारा, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे। ठीक है, तो सपोज कर हमारा कोई राशि हमारा आर वेक्टर है। ठीक है, कोई हमारा वेक्टर है आर है, उस पर हमारा एक थीटा इंक्लाइंड है, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल से हमारा थीटा बना रहा है। ठीक है, तो इस आर के हमारे दो क्वांटिटी होंगे, एक कास्ट कंपोनेंट होगा और एक हमारा साइन कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो जो कंपोनेंट हमारा हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग झुकता है उसको हम लोग कास्ट कंपोनेंट करते हैं। तो मतलब यदि हमारा आर है तो ए वाले इधर इसके कंपोनेंट, इस वाले कंपोनेंट को निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट निकलेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आर साइन थीटा। ठीक है, तो कोई भी कंपोनेंट है उसको हमेशा हम लोग कास्ट और साइन में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए उसके बीच का थीटा एंगल है, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, आर कास्ट थीटा। उसका जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ठीक है, तो कोई भी फोर्स को हम लोग ऐसे डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है, सबसे ईजी तरीका होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और सबसे शॉर्टकट तरीका होता है ईजी, इसको हम लोग ईजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम को। ठीक है,
तो इसको इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा एक माइंड में फोकस रखिएगा कि जो थीटा वाला कंपोनेंट होता है, मतलब जो थीटा किससे झुका की तरफ होता है, थीटा से झुकाव जिसका होता है, ठीक है, वो हमेशा कास कंपोनेंट होता है, ठीक है। मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है, इससे जो झुका हुआ कंपोनेंट है, तो इसके बीच के एंगल में थीटा है, उसको हमारा क्या होता है, आर कास थीटा कंपोनेंट होता है, ठीक है। और जो इसके विपरीत वाला कंपोनेंट होता है हमारे साथ क्या होता है, आर साइन कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होता है, मतलब थीटा के जो सामने वाला कंपोनेंट होता है वो आर साइन थीटा होता है, और ये जो झुका वाला कंपोनेंट होता है वो हमारा क्या होता है, हमेशा कास थीटा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा पॉइंट याद रखिएगा। तो मान लीजिए हम लोग को इस फोर्स को बैलेंस करना है और हम लोग को इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मैंने बोला कि जो झुका वाला कंपोनेंट है, मतलब इसके इन दोनों, मान लीजिए सपोज करो हम लोग इसके अलॉन्ग कर रहे हैं, मतलब ये हमारा, यदि हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रा करें तो हमारा वर्टिकल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। ये हो जाएगा F12 प्लस F13 cos थीटा, ठीक है। मतलब कि इसका कंपोनेंट और ए दोनों वेक्टर आपस में ऐड हो गए, तो हमारा हो गया F13 प्लस F13 cos थीटा, और दोनों का दिशा किधर है, दोनों का दिशा हॉरिजॉन्टल की दिशा में, दोनों का दिशा क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल की दिशा में, मतलब दो दिशा इधर की तरफ था, जो दिशा F12 का था वही दिशा हमारा F13 cos थीटा की हो गया, और ये हमारा हो गया F13 sin थीटा, ठीक है। F13 हमारा sin थीटा हो गया। तो यदि हमारा ए F13 sin थीटा हो गया और ये हमारा ए हो गया, ठीक है। तो यदि हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे और इसका हम लोग इसको इसका हम लोग पैरेलल, इसी F13 का हम लोग पैरेलल खींच लेंगे, ठीक है। तो F13 का हम लोग पैरेलल खींचेंगे, तो जब हम लोग F13 का पैरेलल खींचेंगे तो एक हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो हो गया हमारा F12 प्लस F13 cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा F13 sin थीटा, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हमारा एरो दिशा हो गया, ये हमारा ए हो गया, ठीक है। इसका दिशा ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। तो यदि हम लोग इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, तो सिंपली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला यूज करेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस कर्व का स्क्वायर का अंडर रूट में, तो ये हमारा टोटल निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। तो रिजल्टेंट के क्वेश्चन सिंपली वेक्टर सदिश राशि को ऐड नहीं करते हैं, बट इसको हम लोग उसके दिशा को भी हम लोग कंसीडर करते हैं कि उसका दिशा किधर की तरफ है। कूलाम्स लॉ पे जाने से पहले, कूलाम के नियम पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले डिकम्पोज पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने डिजाइन किया है, ठीक है, उसको मैं ग्रुप में डालता रहूँगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आप लोग खुद से डिकम्पोज पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिखा है, बहुत ईजी तरीके से मैं शुरू किया हूँ। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की PDF है उसको मैं इजी तरीके से उस पर मैं पहले मतलब इजी क्वेश्चंस दिया हूँ, उसका सल्यूशन भी दिया हूँ, फिर जाके मैं हम लोग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे उसमें, ठीक है। रिजल्टेंट के बारे में नहीं समझ में आएगा, रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, तब तक कूलाम्स के अच्छे प्रॉब्लम, एटलीस्ट इवन बुक के प्रॉब्लम जो बुक में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब एक संभाव त्रिभुज पे 3 चार्ज रखे हुए हैं, तीनों पॉइंट पे, उन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल पे हम लोग मतलब कि किसी वर्ग पे चारों कॉर्नर पे हमारा चार्ज रखे हुए हैं, तो उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो जब तक हम लोग इस रिजल्टेंट वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तब तक कूलाम्स लॉ के बारे में आगे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो इसीलिए इस पर अधिक से अधिक प्रॉब्लम कीजिए, और मैं प्रॉब्लम का PDF भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर करिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही हम लोग आपको प्रॉब्लम भेज पाएंगे, और उसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन कैसे करना वो भी आपको तभी सेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग हमसे जब आप हमारे कोचिंग से कॉन्सेप्ट क्लास से जल्द जुड़ेंगे, ताकि हमारे सुविधा का आप लाभ उठा सकें। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।